बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ तकी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि कोरोना का मामला जिसकी लहर जो है इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है और फिर इसके साथ साथ वैक्सीनेशन का अमल जो जारी है उसमें मुख्तलिफ नौइयत की पेशरफ्त भी जारी है और कुछ सियासी मामलात भी इस सूरत हाल को लेकर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसका भी जिक्र करेंगे बिलखसूस सिंध और वफाक के दरमियान। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज ECC का इजलास हुआ है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का, और जिसमें यह फैसला किया गया कि जहां पे धागा और कपास की दरामद का पहले ये फैसला हुआ था भारत से दरामद होने का, इसके साथ साथ चीनी 5 लाख टन चीनी भी भारत से दरामद की जाएगी और उसकी आज इजाज़त जो है वो दे दी गई है, तो इसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि वज़ारत ख़जाना के कलमदान का मामला जो है वो किसी हद तक 2 रोज़ पहले तब्दीली तो उसमें अमल में आई है, मगर इसकी तब्दीली का सफ़र अभी जारी है। और आज ये खबर सामने आ रही है कि आइंदा 15 से 20 रोज़ में शौकत तरीन साहब को ख़जाना का मामला खसूसी वज़ीर आज़म का या फिर वज़ीर ख़जाना लगाया जाएगा, तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि PDM में बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने अराकीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बोल पड़े हैं, और इसके साथ साथ JUI और नून लीग के जो बयानात हैं और उनकी जो मुखालफत है बिलखसूस यूसुफ रज़ाक गिलानी के जो अपोजिशन लीडर इन सेनेट बनने के हवाले से, वो भी सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद में चेंजिंग द फेस ऑफ इस्लामाबाद के स्लोगन के तहत बिलखसूस इस्लामाबाद के जो अहम सेक्टर्स हैं और ओवरऑल इस्लामाबाद को तज़ीन व आराइश करने के हवाले से, उसको ज़्यादा खूबसूरत बनाने के हवाले से CDA ने इक़दाम शुरू किया है, तो इसका भी जिक्र आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ज़ियातरी साहब, सबसे पहले तो ये बात कि कोरोना का हम जिक्र कर रहे हैं और ज़ाहिर है जैसे जैसे इसकी लहर ख़तरनाक होती चली जा रही है, खदशात भी बढ़ते चले जा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी बढ़ते चले जा रहे हैं, साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। लेकिन उसकी वैक्सीनेशन के हवाले से भी आपके इल्म में है, आज भी ये कहा गया डॉक्टर फैसल की जानिब से कि चीन से एक नई खेप जो है वो पहुँच रही है और आइंदा रोज़ भी नई खेप जो है वो पहुँचेगी। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने भी ये अनाउंस किया है। आप क्या समझते हैं कि ये मामला किस जानिब जा रहा है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो तीसरी लहर है कोरोना की, ये बहुत शिद्दत से है। बच्चों को भी अपनी लपेट में ले रही है, बड़ों को भी और बुज़ुर्गों को भी। और इसमें पंजाब में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सिंध में भी है, लेकिन इस सतह का नहीं है जिस तरह का पंजाब में है। मैं ये समझता हूँ कि ये इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कोरोना जो है एक वबा है और इसका पूरी कौम की तरह हम एक कौम बन के इसका मुकाबला करें। हमें ये नहीं तनकीद करनी चाहिए जी हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत ये कर रही है या अपोजिशन ये कर रही है। सबको एक मिलकर काम करना चाहिए। और अपोजिशन को भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये सियासत छोड़कर अपोजिशन को भी ये काम करना चाहिए कि कौम को किसी न किसी तरह पूरी कौम ये गाइडलाइन देनी चाहिए कि मार्क्स लगाएं, SOPs पर अमल दरामद करें। मैं समझता हूँ सियासत में इख्तलाफात चलते हैं, जमहूरियत में इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे कौम को नुकसान हो, मुल्क को नुकसान हो। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए और कोरोना के ख़िलाफ़ शीशा पिलाई दीवार बन जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है, देखिए हुकूमत तो इक़दाम कर रही है, लॉकडाउन भी हो रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन भी हो रहे हैं। सिंध की तरफ से ये तजवीज़ आ रही है कि ये पूरा लॉकडाउन कर दिया जाए, वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता। तो जो है स्मार्ट लॉकडाउन, सेलेक्टेड लॉकडाउन हो रहा है मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ मतलब कोरोना के केसेस आ रहे हैं, वो नज़र आ रहा है। देखें, हमारा गरीब मुल्क है, हमारी मुआशी हालत पहले ठीक नहीं है, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ गरीबों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जो दिहाड़ीदार मज़दूर है, जो रेड़ी लगाता है, जो गरीब आदमी कोई छाबड़ी लगाता है, कोई मजदूरी करता है किसी बिल्डिंग में, कहीं और कोई दिहाड़ी करता है, अगर आप लॉकडाउन मुकम्मल कर दें तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? उसके घर के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। और मैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए मुखय्यर हज़रात से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो भी नज़र रखें अपने इर्द गिर्द, अपने जो है मोहल्ले में, गली में, कि कोई गरीब आदमी ऐसा ना रहे जिसका कोई घर मुआशी सूरत हाल की वजह से चूल्हा जो है वो ठंडा ना हो जाए, उसकी हेल्प की जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से आम आदमी बहुत मुश्किलात का शिकार है। चले, इस वक्त एक जानिब ये सूरत हाल है, दूसरा हॉस्पिटल्स में क्या इक़दाम हैं, हुकूमती इक़दाम क्या हैं, इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर नसीम अख्तर साहबा, आप इंचार्ज हैं शुबा वबाई अमराज पिम्स में। पिम्स इस्लामाबाद की मारूफ अस्पताल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने का। आपसे हम जानना चाहेंगे क्या इक़दाम किए गए हैं पिम्स में बिलखसूस वैक्सीनेशन के हवाले से, और जो मुख्तलिफ मरीज़ आ रहे हैं वबाई अमराज का शिकार हैं बिलखसूस कोरोना का, उनके लिए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड की इस वक्त तीसरी लहर जारी है और उसमें पेशेंट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इसलिए हमने ये किया कि लास्ट टाइम भी हमने काफ़ी सारी कोविड की वार्ड खोली थी पेशेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए। जो हमारे ऑक्सीजन के बेड से उनकी तादाद भी हमें बढ़ानी पड़ी थी और वेंटिलेटर्स भी। तो चूँकि बीच में काफ़ी फ़र्क पड़ गया था और लोग काफ़ी कम आना शुरू हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से वही सिचुएशन पैदा हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से कैपेसिटी के लिहाज से इतना इशू फिलहाल नहीं है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी है, वेंटिलेटर्स भी हैं और ग्रेजुअली चूँकि पेशेंट साथ साथ ठीक भी हो रहे हैं और डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इतना ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन यह है कि अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू रही और पॉजिटिविटी रेट यूँ ही बढ़ता रहा तो ये चांस हो भी सकता है कि हमारे बेड्स दोबारा से कम पड़ जाएं। डॉक्टर साहबा, आप आम आदमी को क्या मशवरा देंगे, वो क्या इकदाम करे ताकि कोरोना से बच सके? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है और इस वक्त मेरा ख्याल है कि सबसे अहम चीज जो है वो प्रिवेंशन ही है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसका 100% इलाज तो अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। तो मास्क का इस्तेमाल, और वो भी मैं कहूंगी कि मुसलसल मास्क का इस्तेमाल, ऐसा नहीं कि कभी पहन लिया तो कभी उतार दिया। खास तौर पर गैदरिंग्स में मास्क को मुसलसल पहन के रखना चाहिए, हाथों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए और फासला एक दूसरे से इख्तियार करना चाहिए। और दूसरी जो वैक्सीनेशन वाली बात आपने कही थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर वर्कर्स या हॉस्पिटल्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जरूर वैक्सीन लगवानी चाहिए। और अब तो आपको मालूम है कि 60+ और इवन 50+ लोगों की भी अब बारी आ रही है, तो उनको जरूर वैक्सीनेशन से फायदा उठाना चाहिए। सेफ और इफेक्टिव वैक्सीनेशन है और दो ही चीजें हैं, यानी एक हिफाजत और दूसरी वैक्सीनेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जरा बताइएगा कि जो वैक्सीनेशन है इसका इम्पैक्ट कितने % हो रहा है, जरा इसके हवाले से बताइएगा। वैक्सीनेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्दी तो आपको बताना मुश्किल है, लेकिन जितने भी ट्रायल्स हुए हैं और वैक्सीन की एफिकेसी देखी गई है उसमें हमने ये देखा है कि वैक्सीन की जो एफिकेसी की रेंज है वो 80% से लेकर 95% तक है। डॉक्टर साहब जी बात कीजिएगा। जी बात जारी रखिए। कहने का मैं ये कहना चाह रही थी कि वैक्सीनेशन की जो भी एफिकेसी है, इसका जो वाहिद मकसद है वो सीरियस इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, ये जो वैक्सीन की पहली डोज के बाद भी कुछ लोगों को कोरोना हो रहा है और इस किस्म की मुख्तलिफ गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं, जरा इस बारे में बताइएगा कि ये क्या सूरत हाल है। जी, वैक्सीनेशन की पहली डोज के बाद तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का वक्फा दिया जाता है और फिर दूसरी डोज लगती है। और जो प्रॉपर एंटीबॉडी का लेवल होता है, जो कि मैं समझती हूँ कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो मजीद 2 हफ्ते लेता है। तो अगर पहली डोज के बाद अगर किसी को कोविड हो जाता है तो इसका मतलब है कि ऐसा जो पर्सन है या इंडिविजुअल है वो वैक्सीनेशन से पहले ही एक्सपोज हो चुका था वायरस को। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का होता है जी। तो इसका मतलब है कि पहले एक्सपोजर हुआ होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जरा बताइएगा कि 2 डोजें लगाने के बाद भी क्या SOPs पर अमल करना जरूरी है, एहतियात करना जरूरी है, या उसके बाद कोई उसके लिए जरूरी नहीं है? जरा इस बारे में भी हमारे नाजरीन को बता दीजिएगा। बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि वैक्सीनेशन कोई भी हो, किसी भी बीमारी की हो, 100% इफेक्टिव कभी भी नहीं होती। हमें फिर भी एहतियात करनी चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करके रखना चाहिए और गैदरिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जरा ये पूछना चाहूंगा कि क्या रेशो है, रोजाना कितने पेशेंट पिम्स में आ रहे हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव हो रहा है? देखिए, रोजाना पेशेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको एडमिशन के बारे में बता सकती हूँ, क्योंकि डेली जो विजिट है पिम्स की OPD तक है 4 से 5 हज़ार की OPD होती है जी। और यही रेशो इमरजेंसी में आने वालों की तादाद का है। लेकिन एडमिशन हमारे कम से कम 5-6 एडमिशन पर डे जरूर हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि सेहत याब कितने लोग हो रहे हैं, जरा इस हवाले से भी बता दीजिएगा। कुछ लोगों में गलत फहमी है इस हवाले से कि जी कोरोना हो जाए तो हॉस्पिटल दाखिल ना हो, इस किस्म की लोग कोई गलत बातें कर रहे हैं, ये भी जरा बता दीजिएगा। ये बहुत गलत बात है। मैं समझती हूँ कि जब आपके कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अर्ली ट्रीटमेंट से जल्दी फायदा होता है। अगर आप लेट प्रेजेंट करेंगे, देर से आएंगे, जैसे हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते गुजार के पेशेंट आते हैं, तो इतनी देर में लंग का डैमेज काफी हद तक बढ़ चुका होता है। तो ये बेहद जरूरी है कि डॉक्टर से रब्ता करें और अपने सैचुरेशन पे नजर रखें। हम सबको ये बताते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा डिवाइस है
जो घर में होना चाहिए, और उसके ऊपर ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल बंदे का 95 से ऊपर होता है जी, उस पर जरूर नजर रखनी चाहिए, खास तौर पर जब कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ चुका हो। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी अहम मालूमात जो है हमारे नाजरीन के साथ शेयर की हैं। नाजरीन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, जिक्र करेंगे आज के अहम फैसले का जो कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी में हुआ, और फैसला ये हुआ कि चीनी का चूँकि मामला है उसका बहरान है और चीनी की जितनी तलब है उतनी पैदावार हमारे मुल्क में नहीं है, तो उसको बुनियाद बनाकर भारत से 5 लाख टन चीनी जून तक जो है वो दरामद की जाएगी। इसके अलावा टेक्सटाइल के शोबे की जानिब से भी कुछ शिकायत थी और ये कहा जा रहा था कि खाम माल के लिए उनको परेशानी है और दुनिया के दीगर ममालिक से जो मंगवा रहे हैं वो बहुत महंगा है, तो इंडिया से कपास और धागे की दरामद का भी आज जो है वो फैसला किया गया। सजाद तरीन साहब, ECC का ये फैसला आपके इल्म में है, जब उन्होंने आर्टिकल 370 का नफाज किया था, का खात्मा किया था कश्मीर के हवाले से, तो हमने ये तिजारती जितनी भी सरगर्मियां थी मुअत्तल कर दी थी इंडिया के साथ, दोबारा हमने बहाल की हैं चूँकि हमारी ज़रूरियात हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, एक तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपोजिशन में थे, जब धरना दे रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा इंडिया को तनकीद का निशाना बना रहे थे और मियां नवाज़ शरीफ के जो इंडिया से ताल्लुकात थे बेहतर बनाने की कोशिशें थीं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि मोदी का जो यार है गद्दार है। ये नारे बिलावल भुट्टो ने भी लगाए हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपोजिशन में थे वो लगाए गए हैं। लेकिन अब आप देखें कि हालात फिर जो है ना उधर ही लेके आ गए हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और आज उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो धागा मंगाएंगे जी, कपास मंगाई जाएगी और बाकी चीज़ें जो आप बता रहे हैं, चीनी बता रहे हैं, वो इंडिया से मंगवाई जाएगी। यही काम मियां नवाज शरीफ कर रहे थे, तो उनके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा था। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी सियासतदानों को भी जो हमारे जो सियासत करने वाले लोग हैं और सियासत की जो दुनिया है, उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतना नहीं चलना चाहिए, इतना आगे नहीं जाना चाहिए, इतनी नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए कि कल को जब आपको वो काम करना पड़ जाए जो वो कर रहे हैं तो आपके पास जवाब ही ना हो कुछ कहने का। अब आप देखें कि मियां नवाज शरीफ भी यही कर रहे थे ना कि इंडिया के साथ तिजारत की वो बात कर रहे थे कि तिजारत बढ़ाई जाए, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बनाए जाएँ और आगे मामलात को चलाया जाए। लेकिन उस वक्त उन पर बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद की गई और न जाने क्या कुछ उनको कहा गया। आज फिर वही आ गए हैं, तो अब इस हुकूमत के पास कोई इखलाकी जवाज़ रह गया है कि वो उस पर माजरत कर लें कि बताएं जी हम वो क्यों कह रहे थे और ये क्यों कह रहे थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का गुस्सा आपने उस दिन देखा होगा जिस दिन उन्होंने अदम एतमाद का वोट लिया था, एतमाद का वोट लिया था ऐवान से, और उन्होंने जो स्पीच की थी, एक उनमें उनका गुस्सा और दूसरा उनके इखलाकियात के जो पहाड़ उन्होंने खड़े किए थे। अब उन पर, उस पर खुद पर भी तो वो अमल दरामद करें ना कि खुद वो अमल दरामद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ ये बातें तो हुई हैं यहाँ, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इंडिया से हमारे तिजारती ताल्लुकात होंगे, आगे बढ़ेंगे, बातचीत होगी, दोनों मुल्कों के अवाम करीब आएंगे, तो इंशाल्लाह कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा। ये एक बड़ा अहम मामला है क्योंकि हमने देखा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जंगों तक की सूरत हाल रही है। अभी हालिया माजी करीब में हमने देखा है कि चीन और इंडिया के दरमियान तसादुम रहा है, बॉर्डर पर जो सूरत हाल रही है उनके, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दरमियान ट्रेड का खात्मा नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। ज़ियाद तरीन साहब, एक जानिब तो ये मामला है, आज एक आप तरीन साहब हैं और 2 तरीन साहबान का जो है वो जिक्र करेंगे, बल्कि आज का जो प्रोग्राम है वो सर तरीन साहिबान के नाम, तरीन फैमिली के नाम हम करते हैं, और उसमें सबसे पहले जिक्र करते हैं शौकत तरीन साहब का। शौकत तरीन साहब को एक मरतबा फिर ये ख़बर सामने आ रही है कि उनको वज़ीर आज़म का मुआवन ख़ुसूसी बराए ख़जाना या मुशीर ख़जाना या वज़ीर ख़जाना बनाया जा रहा है। तो शौकत तरीन साहब तो वही हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी वज़ारत ख़जाना के कलमदान में रहे हैं। तो अब्दुल हफीज़ शेख के बाद ये फ़ैसला क्या समझते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि शौकत तरीन साहब रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ और IMF के पास भी वो गए थे, और शौकत तरीन एक ऐसी शख्सियत हैं जो पाकिस्तान के जितने वज़ीर ख़ारजा थे, उनसे वज़ीर ख़जाना थे, उनमें से वो आदमी, वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म में उनसे IMF से मुआहदा किया पीपल्स पार्टी के ज़माने में और उनसे पैसे लिए। ये बात ठीक है, एक बासलाहियत आदमी, इसमें कोई शक नहीं, बैंकर हैं।
चीज़ों को समझते भी हैं, आलमी सतह पे उनकी एक पहचान भी है। हुकूमत की जानिब से अहम शख्सियत ने उनसे रब्ता किया है, लेकिन अभी तक शौकत तरीन साहब ने हामी नहीं भरी। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए, मुझे ज़रा कुछ सलाह मशवरा दोस्तों से करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। उनकी ज़ाहिर है आसिफ जरदारी साहब से भी दोस्ती है, तो वो शायद तो हो सकता है को अपने बाकी दोस्तों से भी बातचीत करना चाहते हों। तो उन्होंने कहा जी पहले बातचीत जो है वो मुझे करने दें, फिर मैं उसके बाद, उन्होंने अभी टाइम मांगा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में डिसीजन क्या होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शौकत तरीन साहब जो हैं वो कम अज़ कम हफीज़ शेख से बेहतर वज़ीर ख़ज़ाना साहब। अच्छा, ये आप समझते हैं अच्छा नेमल बदल हो सकता है? जी, वो अच्छा नेमल बदल होंगे। उनकी परफॉर्मेंस हम देख चुके हैं पहले कि बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने चीज़ों को लेकिन ये इल्ज़ाम बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद कहती है कि हफीज़ शेख साहब भी हमारे थे, अब शौकत तरीन साहब आएंगे तो ये भी ज़ाहिर है उनकी है, जैसे अभी आपने एक हवाला दिया है। तो इसका मतलब है ये सवाल तो फिर भी हुकूमत पर रहेगा कि आपके पास तो कोई फाइनेंशियल टीम अच्छी नहीं थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत जो कहती थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते थे कि जी हमने 22 साल मेहनत की, स्ट्रगल की, लेकिन अफसोस ये है कि जो 2 आदमी तैयार नहीं कर सके। ये बात दुरुस्त है कि हफीज़ शेख भी पीपल्स पार्टी के साथ रहे, ये बात भी दुरुस्त है कि शौकत तरीन साहब भी उनके साथ रहे। इसका मतलब तो यही है ना कि इनके पास कोई नहीं है, वरना इन्होंने तो मार्केटिंग जितनी असद उमर साहब की थी वो तो आज दुनिया ही बदल देते पाकिस्तान की। लेकिन आपके सामने हमाद अजहर साहब भी नहीं चल पा रहे हैं, इसका मतलब है। मैं ये समझता हूँ कि हमाद अजहर साहब को अभी बहुत नौजवान है, मेरे उनके वालिद साहब से, मियां अजहर साहब से भी बड़ा ताल्लुक़ रहा है, दोस्ती रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो अभी उनमें इतनी सलाहियत और कैपेसिटी नहीं है। देखें बात यह है कि नौजवान आदमी हैं, असद इनके पास मौजूद हैं, अपना कहना है उमर अयूब साहब भी पहले कुछ अर्सा नहीं हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अभी नौजवान हैं दोनों, इनके पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए यकीनन शौकत तरीन साहब को लाया जा रहा है। या कोई हो सकता है और आदमी भी लें, अगर शौकत तरीन साहब ने हामी ना भरी तो फिर शायद को और ले आए, लेकिन हो सकता है इस बात। लेकिन शौकत तरीन साहब एक अच्छा बदल हो सकते हैं मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क की मईशत। अच्छा, एक तो आपने शौकत तरीन साहब की चलें तारीफ कर दी, एक और तरीन साहब जहांगीर तरीन साहब हैं, और हमारी तो खुश नसीबी है ना कि आज तरीन हो गया, तरीन साहब से सवाल कर रहे हैं और तरीन साहबान का जिक्र हो रहा है। शौकत तरीन साहब चलें, वो भी तरीन फैमिली से है, आपने तारीफ कर दी। जहांगीर तरीन साहब के बारे में आप क्या फरमाएंगे? पाकिस्तान पे बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया। पाकिस्तान के सारे तरीनों के सवाल हमने भाई करने हैं आज, लेकिन आज तो है, देखें ना क्या पूरे मुल्क में चल रहा है। देखें, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे काफ़ी दबाव डाला जा रहा था और अपोजिशन की तरफ से खुद जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ एक ग्रुप है PTI में, आपको पता है, अब नाम में ऑन एयर ले नहीं सकता, वो लोग प्राइम मिनिस्टर पे मुसलसल दबाव डाल रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ। तो FIA ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है, और अब जहांगीर तरीन साहब के बेटे पे भी इल्ज़ाम हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये की है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन साहब के लिए यकीनन मुश्किलात पैदा होंगी। कुछ एक हुकूमती वज़ीर ने मुझे ये भी कहा है कि शौकत अपना जो हफीज़ शेख साहब की शिकस्त है और यूसुफ रज़ा की गिलानी की जो कामयाबी है, इसमें पसे पर्दा कुछ काम जहांगीर तरीन साहब ने भी किया था, जिससे प्राइम मिनिस्टर बहुत नाराज़ थे, और उसका अब कुछ ना कुछ फिर जो है दबाव तो जी खमियाजा। तो इसका मतलब है जहांगीर तरीन साहब जो ये बात कर रहे हैं कि उनके हकायक को मसक करके उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम जारी की जा रही है, जबकि उनके पास मनी ट्रेल्स भी मौजूद है, तमाम सबूत भी मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिटिकल मूव है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये बात तो आसिफ अली जरदारी साहब भी कहते हैं, ये मियां नवाज शरीफ भी कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो है ना ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, लेकिन इसका फैसला तो अदालत ने करना है ना। अब इंक्वायरी होगी, फिर अदालत में जाएगा मामला, अदालत फैसला करेगी सबूत देख के कि क्या जनाब इनके पास है। लेकिन इस दौरान होता क्या है, होता यह है कि मीडिया पर ट्रायल बहुत ज़्यादा हो जाता है, करैक्टर असैसिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको बहुत नुकसान होता है। अब राजा परवेज़ अशरफ साहब को राजा रेंटल कहा गया, पता नहीं क्या कुछ खा गया, उनका मीडिया ट्रायल किया गया, अदालत से वो बरी हो गए हैं। बरी होने के बाद आज भी कहा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ ये जो मीडिया ट्रायल होता है ना, इससे बहुत नुकसान होता है उस फैमिली का, उस ख़ानदान का, फिर पॉलिटिकल तौर पर भी बहुत नुकसान होता है। जैसे मियां नवाज शरीफ का हुआ, आसिफ जरदारी साहब का हुआ, और इसी तरह अब जहांगीर तरीन साहब भी यही बात कर रहे हैं। तो उस पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठ के इसका भी कोई मेरे ख्याल में अजाला करना चाहिए कि ये जो लोगों की करैक्टर असैसिनेशन पहले हो जाती है कुछ साबित होने से पहले, इसको किसी तरह रोका जाए। सयाद तरीन साहब, आज आपने थोड़ा सा फैमिली का बेनिफिट दे दिया, चलें शौकत तरीन साहब का तो मामला मुख्तलिफ है,
जहांगीर तरीन साहब को भी दे दिया है। यहाँ बैठकर आप और हम ये बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जहांगीर तरीन के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती कि उनके अपने आदमी हैं, हालांकि उन पर भी उसी आर्टिकल का नफाज हुआ था जो कि मियां नवाज शरीफ पर हुआ था। तो आज जब एक्शन हुआ है तो आप उसको कह रहे हैं कि जनाब ये सियासी दुश्मनी है। मुझे ये यकीन था, और नकी साहब मुझे ये यकीन था प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि आपने ये बात ज़रूर करनी है। मैं इस हवाले से किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब पर जो इल्ज़ामात हैं उनका साबित होना तो अदालत में है ना जी। अगर अदालत में हो तो अदालत सजा दे दे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कुछ छोड़ दिया जाए या वो को फरिश्ते हैं या उन्होंने ये, मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जिस आदमी ने जो काम किया है इस मुल्क के ख़िलाफ़, जो भी नाइंसाफ़ी हुई है गरीब आदमी के साथ, किसी ने कोई कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो बात मैं ये कर रहा हूँ वो तमाम लीडरशिप का मैंने कहा है। मैंने आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया है, जहांगीर तरीन साहब का लिया है, मियां नवाज शरीफ का लिया है, कि खुद राजा परवेज़ अशरफ का लिया है, शाहिद खाकान अब्बासी का, कि जो पहले मीडिया में कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी जाती है वो नहीं होनी चाहिए। अगर एक आदमी के खिलाफ सबूत हो जाए, साबित हो जाए तो फिर ठीक है, वो उस पर प्रोग्राम भी होने चाहिए, सब कुछ होने चाहिए। चीनी की जो कमीशन रिपोर्ट है आपको पता है जो सामने आई थी, उसके फौरी बात पे एक्शन नहीं हुआ, अभी एक्शन हो रहा है। और लुत्फ की बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि ये जो एक्शन हुआ है, अभी FIA ने कार्रवाई का आगाज किया है। इसमें यह कहा गया है कि जनाब उनकी जो JWD है, जो उनकी कंपनी है, उनको उसने शेयर्स खरीदे हैं किसी गैर मुल्की कंपनी से, उस बुनियाद पर FIR है। चीनी कमीशन रिपोर्ट का तो फिर भी अभी मामला जो है, मैं समझता हूँ चीनी कमीशन पे भी रिपोर्ट जो होनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग पे भी होनी चाहिए, और जिसने पाकिस्तान का पैसा लूटा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, अदालतों में साबित होना चाहिए, और उनको खुसरो बख्तियार साहब का आपने नाम नहीं लिया, उनको सजाएं होनी चाहिए जी। कोई भी है, खुसरो बख्तियार हो या कोई और दूसरा आदमी हो, हुकूमत में वाला हो, अपोजिशन वाला हो। आज हमें इंडिया से चीनी मंगवाना पड़ रही है सर। ये लोग तो शामिल है ना, देखें ये तो सोचना पड़ेगा ना हमें। देखें मैंने बहुत सारे माहिर मईशत से बात की थी, उन्होंने कहा कि चीनी आज भी सस्ती हो सकती है। एक तो हुकूमत दो ऐलान कर दे, एक ऐलान ये कर दे कि जो शुगर माफिया, शुगर इंडस्ट्री को और शुगर मिल मालकान को सब्सिडी दी जा रही है वो आज से ख़त्म, जहाँ मर्जी अपनी एक्सपोर्ट करें, जहाँ मर्जी चीनी भेजें। और दूसरी जो चीनी हम बाहर से मंगवाएंगे उस पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा चीनी यहाँ सस्ती हो जाएगी, 60-70 रुपये हो जाएगी। हुकूमत की शायद को अपनी मजबूरी है, बहुत सारे हुकूमती लोगों से मैंने बात की, वो अपनी को मजबूरियाँ बताते हैं, नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन ये एक तरीका मौजूद, जो माहिर मईशत लोग हैं वो बता रहे हैं कि हमें ये करना पड़ेगा। चलें, ये मामला है ना, ये आगे बढ़ेगा, इसके कुछ नताज भी सामने आएंगे, इस पर गुफ्तगू भी होगी। लेकिन सजाद तरीन साहब, ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर को क्या हुआ है? JUI नून लीग ये कह रही है कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे सेनेट में। उनकी बात समझ आती है, उनका इख्तलाफ सबके सामने है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े हुए रवा हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब बड़ा धचका लगा है पीपल्स पार्टी को और उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। देखें, मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक नौजवान पढ़ी लिखी क़यादत है, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। इसमें मैं कमेंट लूँगा, अगर मुझे आप इजाज़त दें तो। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इस पर कमेंट लेंगे और फिर हमने CDA का भी जिक्र करना है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं कि जो PDM की सियासत है उसमें मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें हैं, नून लीग और JUI ने तो ये एतराज़ किया है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट पे अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे। मगर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बड़ी मारूफ शख्सियत है, उन्होंने अपनी पार्टी पर तनकीद की है इस फैसले को लेकर। सजाद तरीन साहब, क्या ये हम कहेंगे कि पीपल्स पार्टी का जमहूरी रवैया है जिसमें उस पर अपने अराकीन भी तनकीद कर रहे हैं, या मामला कुछ और है? नहीं, देखें, जमहूरी रवैया भी है, लेकिन दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये बता रहा था कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर एक पढ़े लिखे आदमी है, चीज़ों को बहुत समझते हैं। और जब आप खुद असूलों की बात कर रहे हों और खड़े हों कि जी हम असूलों पे खड़े हैं, और फिर लीडरशिप जो है बेअसूली कर जाए, तो फिर अफसोस तो होता है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने ये जो बात की है कि बाप पार्टी से हमें वोटों की जो हमने हमायत मांगी, हमें नहीं मांगनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, बाप भी तो किसी का बेटा है ना, तो इसी से आप समझ लें चीज़ों को। और मुस्तफ़ा नवाज जो है वो तो बिल्कुल वही बात कर रहे हैं कि हमारे नज़रियाती तशख़्ख़ुस को नुकसान। जी, इसमें कोई शक नहीं, पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। और मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के अंदर इसमें डिवीज़न मौजूद है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें हौसला नहीं है कि वो खुल के बात कर सकें। और वैसे असूलों की बात तो आपको रज़ा रब्बानी साहब भी बहुत सुनाते हैं, ठीक है, लेकिन शहरी रहमान साहबा भी बड़ी असूल, आइन और कानून की बात करती हैं। लेकिन इस पर भी वो शहरी रहमान साहबा भी खुश हैं कि हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन तो बन गया है ना। ये मैं समझता हूँ छोटी छोटी सियासत में जो बेअसूलियाँ हैं ये नहीं होनी चाहिए, और इसी बात से मुस्तफ़ा नवाज खोखर नाराज़ भी हैं
और पीपल्स पार्टी में एक ग्रुप है लोगों का जो नाराज़ है, और कुछ लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पार्टी भी शायद किसी वक्त छोड़ के आगे पीछे हो जाएं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा इस वक्त, लेकिन कुछ लोगों के बारे में तो खुद सामने आए हैं। हाँ, तो ये है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मुस्तफ़ा साहब ने तो बात करी, लेकिन अफसोस है कि रज़ा रब्बानी जैसे लोग और शहरी रहमान जैसे लोग, जिनका हम जो है ज़माने से तकरीरें सुन रहे हैं असूल की, आइन की, कानून की और बालादस्ती की, और बड़ी बातें करते हैं, और आज इस बात पे खुश हो रहे हैं कि जनाब जो है ना, और फिर नहीं वो नवीद कमर साहब का जो बयान आ गया कि कौमी असम्बली में हम उनको अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे, उनकी अक्सरियत है जनाब, शहबाज शरीफ साहब की अक्सरियत है। आपकी तो यहाँ आपने जो तय किया था, देखें बात यह है कि अगर आप जबान से तय कर लेते हैं और दुआ खैर हो जाती है एक बात की, और फिर वहाँ से आप पीछे हट जाएं, तो ये अफसोसनाक बात है ना। मियाँ इफ्तिखार साहब ने इस पर बाकायदा दुआ खैर कराई और सारे मामला जो हैं वो तय हो गया कि जी ठीक है कि चेयरमैन सेनेटर के कैंडिडेट जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होंगे। और उसके बाद फिर आप देखें, आप अदमियत बात लें ना, अगर आप ये समझते हैं आपके पास अक्सरियत है, PDM में बात करें, शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी ये बात की है, आप उनके खिलाफ अदमियत एतमाद लें और जनाब अदमियत एतमाद करके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आप लें, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो इसका मतलब है ये धमकी बराए धमकी जो है वो दी जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये असूल नहीं था कि पार्लियामान में जिसका जो हक है वो उसको दिया जाए, कौमी असेंबली में जो चीज़ें तय हो जाएं वो तय हो जानी चाहिए। तो ये थोड़ी सी बेअसूली की जानिब गामजन हुई है। तो आप क्या समझते हैं, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब इस पे चाहूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया अपने नज़रियाती असूलों पे जो कायम रही है, जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रूह थी, उससे अब डाइवर्ट हो गई है। हाँ बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल हो गई है, और ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने अपने मफादात को देखा है, अब असूल और वो कोई नजरिया नहीं, जस्ट मफादात की सियासत। अच्छा चलें, ये तो ज़ाहिर है सियासत होती रहेगी। सजाद तरीन साहब, आम आदमी के मसाइल तो ज़ाहिर है कुछ मुख्तलिफ नौइयत के हैं। ये इस्लामाबाद का हम आज जिक्र करेंगे, और वो इसलिए कर रहे हैं कि दीगर शहरों को इस मिसाल से इसको फॉलो करना चाहिए, इससे हासिल करना चाहिए सबक कि चेयरमैन CDA जो इस वक्त आए हैं, आपको पता है CDA बहाल हुआ कॉरपोरेशन के बाद, तो उन्होंने एक स्लोगन दिया है, चेंजिंग द फेस ऑफ इस्लामाबाद। उसके तहत सड़कों की बहाली, सड़कों की खूबसूरती, पार्क्स की खूबसूरती, तरक्याती काम CDA के जारी व सारी हैं, और आप देख भी रहे हैं। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है कि ये CDA एक अच्छे इकदाम कर रही है कॉरपोरेशन की निस्बत? देखिए, मैं आपको बताऊँ, बात ये है सर के नकी साहब के बल्दियाती इलेक्शन हुए यहाँ इस्लामाबाद में भी हुए, और उसके बाद यहाँ जो शहर है पूरे का पूरा, वो जो बल्दियाती कौंसलर मुंतखब होकर उनमें आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलर थे, ठीक है जी, वो अपने अपने चक्करों में पड़ गए। और आप यकीन माने कि पूरे का पूरा शहर, आपने देखा होगा, कचरा कुंडी बन गया था, शहर में बदबू आम हो गई थी, और शहर में सफाई का कोई निज़ाम नहीं था। सड़कें जो हैं वो ऐसे लग रहा था जैसे कुछ 100 साल पुराने शहर की सड़कें हो गई हैं, सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और शहर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लग रहा था जैसे ये कचरा कुंडी बना हुआ है। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब ये बताया गया और ये सारे मामलात बताए गए, तो उन्होंने वापस इस शहर को CDA के हवाले किया। CDA पिछले 70 साल से इस शहर की तंजीम व आराइश कर रहा है, वो इसको देख रहा है, और ये किस तरह होंगे। तो जब ये इख्तियार आमिर अहमद अली साहब को मिले जो चेयरमैन CDA हैं, तो उन्होंने उसी टीम से हंगामी बुनियादों पर ये काम शुरू कराए। आपको याद होगा, हमने एक उनका इंटरव्यू भी किया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने जब मैंने उनसे ये पूछा कि जी ये चंद ही दिनों में आपने शहर को फिर साफ़ कर दिया और शहर बहुत खूबसूरत हो गया है, तो कितने पैसे खर्च हुए? तो उन्होंने कहा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। अब आप देखें, इस्लामाबाद एक इंटरनेशनल शहर है, और यहाँ जो बाहर से लोग आते हैं वो देखते हैं, ये पहले भी, ये कॉरपोरेशन बनने से पहले भी खूबसूरत था और फूल ही फूल थे हर तरफ, लेकिन जब कॉरपोरेशन बनी तो शहर कचरा कुंडी बन गया। अब इस शहर को दोबारा फूलों का शहर बनाया जा रहा है, अब इसका चेहरा तब्दील किया जा रहा है। चेंज द फेस इस्लामाबाद जो है एक स्लोगन दिया गया है, उसमें इस्लामाबाद को पूरा इनमें जो दुनिया के इंटरनेशनल शहर हैं, जो खूबसूरत शहर हैं, उसमें ये बनाया जा रहा है। देखें, इस्लामाबाद में एक तो मुल्क भर से लोग यहाँ आते हैं, वो दुनिया भर से आते हैं, कैपिटल है। एक तो ये वो आते हैं, फिर उसके बाद इंटरनेशनल जो लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं, वो ये देखते हैं कि ये किस किस्म का शहर है, यहाँ सफाई का क्या इंतजाम है। मैं समझता हूँ कि कैपिटल को देख के लोग खुश होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि ये जब CDA से अभी भी कुछ डिपार्टमेंट जो हैं वो उनके पास हैं, MCI के पास, कॉर्पोरेशन के पास। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ कि CDA के पास जो डिपार्टमेंट आए हैं, फिर CDA के अफसरान ने वो परफॉर्मेंस करके दिखाया है। मैं समझता हूँ कि चेयरमैन CDA को मैंने खुद एक दिन रात को देखा कि रात को 12-1 बजे
वो सुपरमार्केट से आगे कहीं गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा अहमद अली साहब ने कि कोई लोग जो हैं वो लगे हुए स्ट्रीट लाइटें ठीक करने के लिए। तो उन्होंने उसी वक्त आर्डर किए, ये मुझे सीडीए के एक अफसर ने बताया कि उन्होंने उसी वक्त आर्डर किए कि जनाब ये जो हैं ये जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं इनको अनाउंस दिया जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए। तो वो ये भी करते रहे हैं। एक दूसरा अहमद अली साहब जो चेयरमैन सीडीए हैं उनमें एक खूबी है कि वो खुद शहर में घूमते हैं। वो ये नहीं करते कि बंद कमरों में बैठ जाएं और जो उनको लोग रिपोर्टर दें ये करें और ये करें, वो उस पर नहीं, वो खुद घूमते रहते हैं और खुद देखते रहते हैं और उनमें जो खूबी है कोई चीज़ देखते हैं उसी पे एक्शन लेते हैं फ़ौरन। ये इसी बात का नतीजा है कि वो उन्होंने आके शहर को साफ़ कर दिया है और शहर का चेहरा निखर आया है। चेहरा जो है वो बहुत खूबसूरत बन गया है। देखें उन्होंने एक और काम, जब उनको कारपोरेशन वाले महकमे मिले सीडीए को, वो ये भी कर सकते थे कि 4-5 अफसरान इधर मुअत्तल कर दें, 4-5 उधर मुअत्तल कर दें और जनाब एक अफर तफरी मचा दें। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उन्हीं अफसरान से, उसी फील्ड फोर्स से, उसी मुलाजमीन से सफाई का काम लिया जिनके बारे में ये कहा जाता था कि जी काम नहीं है, गाड़ियाँ ठीक नहीं हैं, मुलाजमीन कम है जी, सैनिटेशन वर्कर कम है। वही कर रहे हैं ना आप काम। मसला ये होता है कि दुनिया में नकी साहब जो सबसे बड़ा मसला है वो ये होता है खुद काम करना कोई कारकर्दगी नहीं है, लोगों से काम लेना बहुत बड़ी कारकर्दगी है। और अहमद अली साहब जो चेयरमैन सीडी हैं उनमें ये खूबी मौजूद है कि वो अफसरान से काम लेना जानते हैं और डंडे से काम नहीं लिया, रिवार्ड लेकर दिया है। और उन्होंने जिस तरह उन लोगों से काम लिया और जिस तरह परफॉर्मेंस दिखाई, आप यकीन माने हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे वो चल रही हैं तस्वीरें, सारी चीज़ें, कि अब ऐसे लगता है कि यार ये फूलों का शहर है, ये कैपिटल है, इसमें सफाई है, इसमें बाकी इंतजाम है, सड़कें देखें लगती हैं। पहले तो आप यकीन माने ये सड़कों को डिवाइड करने की जो लाइनें थी लगी हुई थी दरमियान में, वो लेंस, सारी लेंस खत्म हो गई थी, वो नजर ही नहीं आ रहा था। फुटपाथ की हालत ऐसे लग रही थी जैसे कुछ है नहीं है। शायद वक्त खत्म होने वाला है। बिल्कुल इस्लामाबाद के जो नवाही इलाके हैं वहाँ पे मसलन तरामड़ी की बात करें या गिरदो नवा की बात करें या कुरी रोड की, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में बड़ी ज़रूरत है। उस पर भी चेयरमैन सीडीओ को मैं समझता हूँ कि उस पर भी इंशाल्लाह ये मामला जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, सारे कर रहे हैं। ये शहर पूरा साफ़ होगा और ये इसके जो नवाही इलाके हैं वहाँ भी जो है जो जहाँ सीडीए, कुछ ऐसी जगह है जहाँ सीडीए नहीं है ना लोकल गवर्नमेंट काम करती है, तो वहाँ लोकल गवर्नमेंट वाले भी इंशाल्लाह सीडीए को देख के कॉपी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता कि सीडीए जो वो परफॉर्मेंस अच्छी करे और बाकी ना हो, उन पर भी प्रेशर आएगा। तो मैं समझता हूँ इस वक्त इस्लामाबाद को एक खूबसूरत कैपिटल बनाने में चेयरमैन सीडीए का बहुत बड़ा अहम किरदार है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है अख्ताम पजीर हुआ है। नाज़रीन, एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।